कैंपिंग साइट पर गए हुए इस कपल को पहाड़ों के ऊपर ऐसी दूसरी दुनिया के क्रिएचर्स मिल जाते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को हाइब्रिड बना देते थे। पता नहीं वो इससे बच पाएंगे कि नहीं। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट दिखाते हुए, जहाँ पर काफी सारी पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद थी। एक रात आसमान से कोई अनजान सी चीज पृथ्वी पर गिरती हुई दिखाई दे रही थी। ये कोई मीटियोर टाइप का लग रहा था जो सीधा उस माउंटेन के ऊपर जाकर ब्लास्ट हो जाता है। इस लाल मीटियोर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि किसी ने नोटिस भी नहीं किया। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि यही शुरुआत है उन अनजान चीजों की। उस माउंटेन के ऊपर हमें कई सारे जानवरों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक हिरन मौजूद था। वो हिरन तो वहाँ पर अपना खाना खा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक टेंटिकल टाइप का क्रिएचर आ गया। उसका पूरा बॉडी ऑक्टोपस जैसा लग रहा था, जिसने हिरन के ऊपर हमला कर दिया। यानी उसी मीटियोर के अंदर से ये खतरनाक क्रिएचर अब पृथ्वी पर पहुंच चुका है। पता नहीं अब ये किन किन लोगों की जान लेगा, लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ से कैसे बचना है और अपनी जान कैसे इन सारी चीजों से सेफ रखनी है, इसमें हम भी मदद करेंगे। अपने एक्सपर्ट्स द्वारा बताई गई सारी सर्वाइवल टेक्निक्स हम इसमें झोंक देंगे। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया गया दो कपल को, जिनका नाम हैरी और रूथ था। हैरी और रूथ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कई सालों से रिलेशनशिप में होते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात होती है कि इतना समय बीतने के बाद भी दोनों ने शादी नहीं की। शायद दोनों को एक दूसरे के ऊपर अभी पूरा भरोसा नहीं था। फिलहाल तो वो दोनों एक माउंटेन की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर वो अपनी कैंपिंग करेंगे। रूथ और हैरी अपने डेली लाइफ से थोड़ा सा परेशान हो गए होते हैं। उनका रूटीन सेट था जिसमें उन्हें जॉब पर जाना पड़ता, और उसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए दोनों यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आए। हैरी तो इससे पहले कई सारे कैंपिंग साइट पर जा चुका है, लेकिन रूथ का ये फर्स्ट टाइम था, इसीलिए वो काफी घबरा रही होती है। पर यहाँ हैरी रूथ को सब कुछ समझाते हुए उस माउंटेन की तरफ लेकर जाने लगा, जहाँ पर वो कैंपिंग करेंगे। लेकिन डार्क रियलिटी तो ये थी कि जो अनजान सा मीटेओराइट माउंटेन पर गिरा था, ये वही माउंटेन है जहाँ पर ये दोनों कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। यानी ये ऑब्वियस बात थी कि उन दोनों की जान खतरे में पड़ने वाली है। अब यहाँ हैरी और रूथ ट्रैवल करते हुए एक छोटे से रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जो कि माउंटेन के एकदम निचले वाले हिस्से पर था। दोनों ने फिलहाल के लिए ब्रेकफास्ट किया और अपने लिए कुछ सामान पैक करा लिए, ताकि वो कैंपिंग साइट पर जाकर खा सके। दोनों वहाँ पर शांति से बैठे हुए थे, तभी रेस्टोरेंट के ओनर का लड़का अजीब तरीके का बिहेव करता है। वो काफी डरा हुआ था, और जब उसने हैरी और रूथ को देखा तो वो ये बार बार बोलने लगा कि माउंटेन के ऊपर कुछ तो गिरा था। वो बहुत ही तेजी से आया और माउंटेन के अंदर गायब हो गया। अब यहाँ हैरी और रूथ उस बच्चे की अनजान बातों को समझ ही नहीं पाते। तुरंत ही उस बच्चे की मदर ने बुलाया तो वो भागता हुआ दूसरी तरफ चला गया। अब हैरी इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए रूथ को बता रहा था कि बच्चे कुछ भी बोलते हैं, वो कभी कभी अपने दिमाग में कहानियां बनाने लगते हैं जो कि रियलिटी में होती ही नहीं। तो सीधी चीज है कि हमें उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ रूथ तो पहले भी डर रही थी, और अब उस बच्चे की बातों से तो और ज्यादा डरने लगी। हैरी और रूथ ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन रूथ को डर लग रहा था कि ये सेफ रहेगा कि नहीं। हैरी उसे बता रहा था कि इससे पहले वो कई बार इस जगह पर कैंपिंग के लिए आया है, यहाँ पर उन्हें किसी भी टाइप का खतरा मिलेगा ही नहीं। हैरी तो रूथ को उसके खुद के प्रोफेशन के बारे में बताते हुए एग्जांपल देता है कि तुम एक सर्फर हो और पानी के अंदर कई सारी खतरनाक चीजें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी तुम अपनी हॉबी कभी छोड़ नहीं सकती। ये भी उसी तरह है, हम एंजॉय करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। अगर डर हमारे मन में हमेशा ही रहेगा तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हैरी ने रूथ को उस मोमेंट पर बहुत बातें समझाई, और आखिरकार रूथ मान जाती है। यानी वो दोनों साथ में उस माउंटेन पर जाकर कैंपिंग करेंगे। रूथ तो एक्चुअल में यहाँ पर हैरी की वजह से ही आई थी, क्योंकि हैरी को कैंपिंग करना पसंद था, और उसी ने ही रूथ को इंसिस्ट किया होता है यहाँ पर उसके साथ चलने के लिए। रूथ हैरी का दिल तो नहीं तोड़ सकती थी, इसीलिए वो उसके साथ चली आई। दोनों ने कैंपिंग के लिए सारे सामान ले लिए थे और अब माउंटेन के ऊपर बढ़ने लगे। अब यहाँ पर जब थोड़ा रास्ता ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी रूथ को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो देख पा रही थी कि उस फॉरेस्ट में एकदम सन्नाटा है, ना ही किसी जानवर की आवाज आ रही है और ना ही कीड़े मकोड़ों की। यूजुअली फॉरेस्ट अलग अलग आवाजों से भरा रहता है, लेकिन यहाँ मानो एकदम सन्नाटा हो गया है, और ना ही ठीक से पेड़ पौधे भी हिल रहे थे हवा की वजह से। रूथ इन चीजों को काफी ध्यान से देखती है, और उसे कुछ न कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। पर दूसरी तरफ हैरी तो लगातार आगे चलता जा रहा था, इसीलिए रूथ उसे कुछ बता ही नहीं पाती, और उसे भी इन सारी चीजों को इग्नोर करके उसके साथ आगे जाना पड़ा। लेकिन ये सीक्रेट बात उन दोनों को कौन बताए कि रूथ का शक होना जायज है, क्योंकि इस फॉरेस्ट में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी बदल करके रख देगा। अब बहुत ज्यादा चलने के बाद हैरी और रूथ को एक खुला इलाका मिलता है। वो इलाका कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट होगा, ऐसा हैरी का मानना था। इसीलिए उन्होंने अपना सारा सामान निकाला और कैंपिंग की सारी किट वहाँ पर अप्लाई करने लगा। थोड़ी देर तक रूथ वहाँ पर बैठकर उदास हो रही थी, लेकिन हैरी हर एक चीजें जानता था और वो उसे हंसाने लगा। इनफैक्ट हैरी तो इतने दिनों तक कैंपिंग करने की टेक्निक भी रूथ को बताता है। उसके हिसाब से कई दिनों तक कैंपिंग करते रहने के लिए हमारे पास खाना और पानी रहना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए हमें खाना पानी बहुत ही संभाल कर यूज करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज ऐड कर दी कि वो फॉरेस्ट में जहाँ भी जाए, पेड़ हो या फिर
जमीन पर एक निशान बना दी जिससे कि वो कहीं भटकेंगे नहीं। ऑब्वियस बात है कि फॉरेस्ट कभी कभी एक भूल भुलैया की तरह बन जाता है जिसमें से बाहर निकलना नॉर्मल लोगों की बात नहीं है, सिर्फ एक्सपर्ट्स ही है जो यहाँ से निकल सकते हैं। तो नॉर्मल इंसान इतनी तो चीज कर सकता है कि वो जहाँ भी जाए वहाँ पर निशान बना दे। इन्हीं से उन्हें पता लग सकता है कि वो इस जगह से गुजर चुके हैं कि नहीं। फिलहाल तो हैरी रुथ का मूड ठीक करने के लिए उसे कई सारे जोक सुनाता है और रुथ तो बेचारी खुलकर हंसने भी लगी थी। वो तो हैरी की वजह से सारे डर को भूल चुकी होती है और उसे ऐसा फील ही नहीं होता कि वो फॉरेस्ट के बीचों बीच है। दोनों ने वहाँ पर काफी मजे किए और अपना डिनर तैयार करके खा लिया। रात का समय था और कैंप भी लग चुका होता है, यानी वो दोनों अब सोने चले गए अपने टेंट के अंदर। अब यहाँ पर घनी रात थी लेकिन फिर भी कुछ आवाजें नहीं आ रही होती। बाहर की तरफ पूरा सन्नाटा छाया था। इन्हीं चीजों की वजह से रुथ को डिस्टर्बेंस हो रही थी और आधी रात को उसकी नींद खुल जाती है। पहली बात तो आधी रात को चाहे कुछ भी हो जाए उठना ही नहीं चाहिए। कहानियों में देखा गया है कि जो डरावनी चीजें होती हैं वो मिडनाइट के टाइम पर ही होती हैं, तो सिंपली हमें सोते रहना चाहिए जिससे कि कोई खतरा ही ना है। लेकिन इन चीजों के बिना कहानी पूरी कैसे होगी। रुथ तब बाकी ओजी कैरेक्टर्स की तरह टेंट से बाहर निकलती है ये देखने के लिए कि वहाँ पर चल क्या रहा है। तुरंत ही उसे सामने की तरफ से कुछ पेड़ पौधे हिलते हुए दिखाई देते हैं। वो जब थोड़ी रोशनी लेकर उसके पास जाने लगी तो पता चला कि वहाँ पर एक हिरन मौजूद है। हिरन यूजुअली इंसानों पर हमला नहीं करते, इसीलिए रुथ उससे ज्यादा डर नहीं रही थी। उसे पता था कि फॉरेस्ट होगा तो कई सारे जानवर तो होंगे ही, उन्हें इन चीजों पर ध्यान न देकर अपने कैंपिंग पर फोकस करना चाहिए। अब वो हिरन वहाँ से चला जाता है लेकिन रुथ ने नोटिस किया कि उसके पीछे से कोई तो गुजरा है। उस चीज की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि रुथ उसे नोटिस ही नहीं कर पाई। तभी अचानक पीछे से रुथ को कोई टच कर देता है, लेकिन बैक साइड पर देखने पर पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि हैरी है जो रुथ को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया था क्योंकि वो टेंट से आधी रात को चली गई थी। अब दोनों रिलैक्स होकर टेंट में चले जाते हैं और अपनी रात गुजारते हैं। सुबह होते ही उन दोनों ने अपना सफर वापस से चालू कर दिया था और उनका टारगेट होता है इस माउंटेन के टॉप पर पहुंचना। वहाँ पर कुछ मौजूद है जो कि हैरी अपनी गर्लफ्रेंड रूथ को दिखाना चाहता था। कई देर तक उनकी ये जर्नी चलते ही रह गई और आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। हैरी तो रूथ की आंख बंद करके धीरे धीरे खोल रहा था क्योंकि ये उसके लिए सरप्राइज होता है। वो तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ओशियन का नजारा था जो आसमान में जाकर मिल जा रहा है। इतनी ब्यूटीफुल चीज हैरी चाहता था कि वो रूथ के साथ एंजॉय करे। रूथ भी उन चीजों को देखकर बहुत ही खुश हो गई थी। दोनों मिलकर उस सीनरी को एंजॉय करते हैं। पर यहाँ पता चला कि हैरी सिर्फ रूथ को ये नजारा दिखाने नहीं लाया था, उसके पास तो एक स्पेशल चीज होती है रूथ के लिए। हैरी धीमी आवाज में रूथ से कहने लगा कि कई साल पहले जब तुम मुझे मिली थी तो सब कुछ ठीक हो गया। मैं बहुत ही ज्यादा खोया रहता था लेकिन तुमने मुझे लाइन पर ला दिया। अब इन्हीं प्यार भरी बातों को करते हुए आखिरकार हैरी ने रिंग निकाली और सीधा रूथ को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रूथ ये चीज देखकर खुश तो होती है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शॉक भी हो गई थी। एक बात बता दे कि रूथ को एक डिसऑर्डर है जिसमें अगर वो किसी अनजान चीज को देख ले तो उससे एंजाइटी होने लगती है। रूथ को कुछ समझ नहीं रहा था कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे निभाएगी। उसका सर एकदम से घूमने लगा और वो एकदम से पागल होने लगती है। तुरंत ही उसने अपने बैग में से एंजाइटी के पिल्स निकाले और उसे खा लिया। तब जाकर उसे थोड़ा सा आराम मिलता है। रूथ को साफ पता था कि उसका ये डिसऑर्डर कभी खत्म नहीं होगा और इतने बुरे डिसऑर्डर को वो हैरी के ऊपर नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए रूथ ने ना चाहते हुए भी हैरी को इन चीजों के लिए मना कर दिया, यानी वो हैरी के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती। हैरी इन चीजों को समझता था लेकिन इस रिजेक्शन से उसे भी काफी ज्यादा हर्ट हुआ होता है। उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि जो उसके साथ इतने सालों से रह रही है वो उसे शादी के लिए मना कर देगी। हैरी तो एकदम टूट सा गया था और वो धीरे धीरे उस जगह से चला जाता है। रूथ को भी एक समय पर बुरा लग रहा था और उसी मोमेंट के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना एकदम से कम कर दिया था। दोनों कैंपिंग साइट पर मौजूद तो थे लेकिन एक दूसरे से उतना कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते। उन दोनों के दिमाग में अलग अलग बातें चल रही थी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इतने सालों की रिलेशनशिप आखिरकार मैरिज में क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती। हैरी ने तो रूथ को पाने के लिए सब कुछ लगा दिया पर फिर भी रूथ ने उसे सामने से रिजेक्ट कर दिया होता है। अब यहाँ कैंपिंग साइट पर रूथ ट्राई करती है कि वो हैरी से जाकर बात करे और अपने उस मिसबिहेवियर के लिए माफी मांगे। हैरी भी इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा था और जब रूथ ने उससे बात करने की कोशिश की तो वो वहाँ से चला जाता है। पूरी रात उन दोनों की नाराजगी के साथ ही बीत गई। सुबह होने पर जब रूथ उठती है तो वहाँ पर एक नोट रखा हुआ था जो कि हैरी का होता है। हैरी ने साफ लिखा था कि वो थोड़ा वॉक पर जा रहा है अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, पर वो जल्दी आ जाएगा। रूथ तो अब वहीं पर रुककर हैरी का वेट करने लगी कि वो जल्द से जल्द आए जिससे कि वो माफी मांग ले। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रूथ को चाहे कितनी भी डिसीज हो उसे पता है कि हैरी उसे कभी छोड़ेगा नहीं।
अब यहाँ रुथ जब कैंपिंग साइट के चारों तरफ घूमती रहती है तभी उसे कुछ तो दुर्गंध आने लगी थी। उस दुर्गंध को फॉलो करते हुए जब वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे एक खतरनाक चीज दिखाई दी। ये एक मरा हुआ हिरन था जिसकी पूरी बॉडी पर ब्लैक कलर के सब्सटेंस लग गए थे। ये क्या होते हैं उसे नहीं पता, लेकिन इसकी दुर्गंध काफी दूर तक आ रही थी। थोड़ी देर के अंदर हैरी वहाँ पर पहुंच जाता है और रुथ ने उसे मरे हुए हिरन के बारे में बताया। हैरी तुरंत ही रुथ को यहाँ से लेकर चला जाता है और उसे लग रहा था कि ये किसी टाइप के कीड़ों का कमाल है जो मरे हुए जानवरों की बॉडी को पूरी तरीके से सड़ा देते हैं। हैरी और रुथ तुरंत ही कैंप के पास आ गए और एक दूसरे से पहले जैसी बातें करने लगे। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी अपनी इस नाराजगी के बारे में, और अब देखकर लग रहा था कि दोनों के बीच की सारी नाराजगी खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट वो दोनों तो एक दूसरे के पास भी आते हैं और इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। आखिर यही रिलेशनशिप था जो वो इतने सालों से चला रहे थे। फ्यूचर चाहे कुछ भी हो वो साथ रहेंगे और अलग नहीं होने वाले। ये प्रॉमिस उन दोनों ने एक दूसरे से कर लिया था। सुबह होने पर हैरी खाना बनाने लगा था जिसे खाकर उनकी बॉडी तंदुरुस्त रहे। यहाँ रुथ को काफी ज्यादा हेडेक हो रहा होता है, इसीलिए उसने हैरी से कहा कि वो थोड़ा वॉक करके आएगी। हैरी के परमिशन देने पर वो निकल पड़ती है पास ही वाले इलाके में, पर वो जल्दी आने का प्रॉमिस कर रही थी। धीरे धीरे रुथ अब आसपास वाले इलाके में थोड़ा वॉक करने लगती है ताकि वो काफी फ्रेश फील कर सके। तभी अचानक उसे कुछ फूल दिखाई देते हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थे। तुरंत ही रुथ वहां जाकर उन सभी को देखने लगी और उनकी सुगंध भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। उसे भी पता था कि इस टाइप के अनोखे फूल फॉरेस्ट के बहुत ही अंदरूनी वाले हिस्से पर मिलते हैं। वो उनमें से कुछ फूल अपने साथ भी रख लेती है ताकि वो हैरी को दिखाएगी। पर अचानक उसे एक गुफा दिखाई देती है जो उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर थी। गुफा के अंदर से कुछ अनजान आवाजें आती हैं और रुथ जब थोड़ा और उसके पास गई तो वहां पर नीले कलर का कुछ सब्सटेंस चमक रहा था। अब वो क्या अनजान चीज हो सकती है ये तो रुथ को भी नहीं पता, इसीलिए वो थोड़ा सा हिम्मत जुटाती है और आखिरकार बिना हैरी को कुछ बताए उस गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा में काफी ज्यादा सन्नाटा था, लेकिन अंदर की तरफ थोड़ी सूर्य की रोशनी पड़ रही थी जिससे सारी चीजें दिखाई देती हैं। अब रुथ को तो वही ब्लू सब्सटेंस मिल जाता है जो उसने बाहर देखा था। बहुत ज्यादा पास से देखने पर पता चला कि ये कोई लिक्विड टाइप का सब्सटेंस है जो बहुत अनजान तरीके से ग्लो कर रहा था। रुथ एक स्टिक की मदद से जैसे ही उस लिक्विड को चेक करती है तभी उसके पीछे से एक और आवाज आई। इस बार रुथ जब पीछे मुड़ी तो वो एकदम दंग रह जाती है। उसने तो बचने के लिए काफी तेजी से आवाज की, लेकिन उसी मोमेंट के बाद से ये पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। अब यहाँ काफी देर बीत जाती है और हैरी कई देर से वेट कर रहा था रुथ का। वो अभी तक वापस ही नहीं लौटी। हैरी को काफी टेंशन होने लगती है, इसीलिए वो उसी रास्ते पर चला गया जहाँ पर रुथ गई थी। ट्रेवल करते हुए हैरी को भी वो गुफा दिखाई देती है, लेकिन उसे अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सामने की तरफ रुथ खड़ी हुई थी बड़ी अनजान तरीके से। हैरी तुरंत ही रुथ के पास जाकर उसे आवाज देता है और रुथ उसके सामने आ रही थी। हैरी के बार बार पूछने पर कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी, रुथ ज्यादा कुछ जवाब नहीं देती और उसके चेहरे पर एक अजीब तरीके की सीरियसनेस दिखाई देती है। ये तो रुथ का एक अलग ही बिहेवियर था, लेकिन हैरी इसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि रुथ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुकी है और उसे एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं। इसी वजह से हैरी रुथ को लेकर वापस अपनी कैंपिंग साइट पर चला गया और अपना खाना प्रिपेयर करने लगा। रात को जब वो दोनों सो रहे थे तो हैरी की नींद खुल जाती है। उसने देखा कि रुथ उसके साथ टेंट में है ही नहीं। तुरंत ही वो एक जलती हुई मशाल लेकर रुथ को आवाज देते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। रुथ पता नहीं इतनी रात को बीच फॉरेस्ट में क्या कर रही होती है और उसके हाथ में एक चाकू था। वो ठीक हैरी के पीछे खड़ी हुई थी और हैरी एकदम डर गया। वो पूछने लगा कि तुम इस तरीके से ये नाइफ लेकर क्या कर रही हो। रुथ इतना ही बताती है कि उसे लगा कोई जंगली जानवर उनके ऊपर अटैक करने वाला है, तो वो उसके ऊपर निगरानी रख रही थी कि कहीं वो चोट ना पहुंचाए। हैरी तुरंत ही रुथ को वापस टेंट में लेकर आ जाता है और सोने चले जाते हैं। चौंकाने वाली बात ये हुई कि पूरी रात रुथ ने अपनी पलकें भी नहीं झुकाई होती, यानी वो जरा सा भी नहीं सोई और उसका बिहेवियर में इतना अचानक चेंजेस बहुत ही ज्यादा अजीब था। और ये तब से हुआ है जब वो गुफा के अंदर गई थी और उसने कुछ देखा। वो अनजान सी चीज क्या थी वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगले दिन भी जब वो दोनों आगे का सफर तय कर रहे थे तो रुथ एकदम शांत होती है। कुछ देर तक तो रुथ का ये बिहेवियर लगातार चलता ही रहा, लेकिन आखिरकार वो हैरी के सामने आकर उससे माफी मांगती है कि उसने इतना रूड बिहेव किया। एक तो उसने हैरी के इतने अच्छे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया होता है और अब इसके इस डिसऑर्डर की वजह से हैरी को परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन अब रुथ हैरी से ये कहने लगी कि वो बहुत ज्यादा खुश है उसके साथ, तो यानी वो उसका ये मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। हैरी तो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, पर रुथ कहती है कि तुम मुझे उसी तरीके से प्रपोज करो, यानी उस सीनरी के सामने जैसा तुमने लास्ट टाइम किया था। वो उस मोमेंट को पूरी तरीके से फील करना चाहती है क्योंकि ये उनकी जिंदगी की शुरुआत होगी। हैरी बहुत ही खुश हो गया और वो तुरंत ही रुथ को लेकर उस समुद्र के किनारे वाले सीनरी इलाके में लेकर आ गया। माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा था और हैरी रुथ को अपनी वो रिंग देता है। रुथ ने वो
वो रिंग एक्सेप्ट कर ली, पर पता नहीं कि वो हैरी को बहुत अजीब तरीके से घूरते जा रही थी। हैरी जैसे ही खड़ा होने जाता है तभी रूथ ने सीधा उसे धक्का दे दिया। उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद हैरी की पत्थरों से लड़ने के बाद मृत्यु हो जाती है। रूथ लगातार उसे देखते ही रह गई उतनी ऊंचाई से। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था और उसने ऐसा क्यों किया। ये सब तो एक सीक्रेट है जो थोड़ी देर में रिवील होने वाला है। पर अब रूथ एकदम से परेशान होकर फॉरेस्ट के अंदर भागने लगी। उसे नहीं समझ रहा था कि वो कहां पर जाए। उसने कुछ दिनों से खाना पानी और ठीक से उसने नींद भी नहीं ली होती है। इन्हीं रीजंस की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गई और उसका सर एक पत्थर पर लगने के बाद वहीं पर गिर जाती है। थोड़ी देर तक वो वहीं पर पड़ी रही और वहां पर दो टूरिस्ट आते हैं जो रूथ को उठाने की कोशिश कर रहे थे। वो उसे पानी पिलाते हैं और पता चला कि उसके सर पर गहरी चोट आई है। उन दोनों बूढ़े कपल्स ने ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो वो उस लड़की को बचाएंगे। वो लड़की काफी जवान लग रही है और लगता है अभी अभी उसके साथ बुरा हादसा हुआ है। पानी पिलाने पर जब रुत थोड़ा सा होश में आती है तो दोनों उससे पूछने लगे कि तुम्हें किसने मारा। रुत इस बात का नाटक करने लग जाती है कि उसे कुछ याद ही नहीं। उन कपल्स को ऐसा लगने लगा कि इसकी याददाश्त चली गई है, इसीलिए वो रुत को लेकर अपने साथ कैंपिंग साइट पर जाने लगे। धीरे धीरे रात हो जाती है और वो रुत को कंफर्टेबल फील कराने के लिए खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देते हैं। लेकिन रुत के अंदर कितने सारे सीक्रेट दबे हुए हैं ये उन दोनों को नहीं पता। रुत उन ओल्ड कपल के साथ कुछ देर तक उनके कैंप में बैठी ही रहती है। थोड़ी देर अच्छा फील करने के बाद अचानक रुत ने एक नाइफ उठा लिया। उन दोनों बूढ़े कपल्स को लगने लगा कि ये उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मारना चाहती है। लेकिन बाद में पता चला कि रुत ने नाइफ की डायरेक्शन किसी और कर रखी है। झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आने लगी और बाद में पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हैरी है जो वहां पर पहुंच चुका है। अब ये चीजें बहुत अजीब हैं क्योंकि हमने साफ देखा था कि रुत ने पहाड़ की ऊंचाई से हैरी को नीचे फेंक दिया था और हैरी की वहीं पर मृत्यु हो चुकी थी। फिर आखिरकार हैरी कैसे जिंदा वापस लौटकर यहाँ पर आ गया। रुथ काफी ज्यादा डर रही थी जिसे देखकर वो दोनों बूढ़े कपल उसके सामने आ जाते हैं। ओल्ड लेडी तो रुथ को लेकर वहाँ कोने में चली गई और वहीं ओल्ड मैन हैरी को रोकने की कोशिश करता है। हैरी उससे बिल्कुल भी डर नहीं रहा था और तुरंत ही उसके पास आकर एक अपने हाथ से ब्लेड निकाल लेता है। ये ब्लेड कहाँ से आया किसी को नहीं पता, पर हैरी ने बेरहमी तरीके से उस नुकीले ब्लेड की मदद से उस आदमी को मार दिया। बूढ़े आदमी की पूरी बॉडी ही दो हिस्सों में कट जाती है। बेचारी वो बूढ़ी औरत और रुथ काफी ज्यादा डरते जा रहे थे। रुथ तो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गई थी, इसीलिए अब हैरी जिसके हाथ में वो नुकीला ब्लेड मौजूद था वो उस बूढ़ी औरत के पास आकर मारने की धमकी देता है। यानी अगर रुथ बाहर नहीं निकलेगी तो वो इसे भी मार देगा। रुथ ये नहीं चाहती थी इसीलिए वो डरते हुए बाहर निकल जाती है। लेकिन हैरी जो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था उसने फिर भी बूढ़ी औरत को ब्लेड से मार दिया। ये ब्लेड उसने हाथ में नहीं पकड़ा होता बल्कि उसकी बॉडी से निकला होता है और वो उसी ब्लेड की मदद से रुथ के पास जाकर उसे धमकी देने लगा और पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। रुथ एकदम डरी हुई होती है पर आखिरकार वो सच्चाई बता देती है। उसने कहा कि लास्ट टाइम जब वो वॉक करने के लिए गई थी फॉरेस्ट के अंदर तो उसे एक गुफा दिखाई दी और उसके अंदर अजीब तरीके का चमकता हुआ सब्सटेंस मिला। वो उसे नोटिस करते हुए जब अंदर चली गई तो उसने एक और खौफनाक चीज देखी। ये तब का ही मोमेंट होता है जब रुथ ने उसे देखकर चिल्लाया था। वो कुछ और नहीं बल्कि हैरी की डेड बॉडी थी। उसके ऊपर वही ब्लैक सब्सटेंस लगे हुए थे जो लास्ट टाइम हिरन के ऊपर देखे थे। यानी किसी ने हैरी को बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। उसके बॉडी पर कट्स बने हुए थे, ऐसा जैसे कि कोई उसे होस्ट की तरह यूज करेगा। रुथ को ये खतरनाक सीन्स देखकर काफी ज्यादा पैनिक अटैक्स आने लगे, इसीलिए वो वहां से भाग गई थी। रुथ उस समय अपने आप को कंफर्टेबल करती, इससे पहले दूसरे रूप वाला हैरी आ जाता है। वो बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती थी कि उसे सच्चाई पता चल गई है। इसी वजह से रुथ नॉर्मल रहने की एक्टिंग कर रही थी। वो ज्यादा एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पर नहीं लाती ताकि उस दूसरे वाले हैरी को समझ न पड़े वो जो कोई भी है बहुत ही खतरनाक है जिसने हैरी की बॉडी पर कब्जा किया है। तो यही रीजन था कि रुथ कैसे भी करके दूसरे वाले हैरी को उस पहाड़ी वाले इलाके पर लेकर गई, अपनी बातों में गुमराह करके, और मौका मिलते ही उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। उस दूसरे वाले हैरी को सब कुछ पता चल चुका था और वो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब राज जान चुकी हो तो इसलिए तुम्हें मरना होगा। हैरी अपनी नुकीली ब्लेड निकालता है अपनी उंगलियों से और बढ़ता है रुथ की तरफ, पर रुथ रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे तुम मत मारो, मैं तुम्हारी सच्चाई के बारे में ऑलमोस्ट किसी को नहीं बताऊंगी। हैरी के अंदर जो भी मौजूद था वो इन सारी बातों को समझ रहा होता है। उसने रुथ की सारी इमोशंस को अंडरस्टैंड किया कि वो आखिर वो क्या चाहती है और अब शायद हैरी के अंदर जो इमोशंस थी वही होस्ट उसका यूज करता है और डिसाइड करता है कि वो रुथ को नहीं मारेगा। देखकर ऐसा लग रहा था कि जो एलियन सिविलाइजेशन उसके बॉडी में मौजूद है वो हैरी की इमोशन और उसकी यादों का यूज कर रही है। उसे सब कुछ पता है कि वो कितना रुथ से प्यार करता है और उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए हैरी ने उसे छोड़ दिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। अब रुथ को इतना तो पता था कि ये हैरी नहीं बल्कि एलियन है, इसीलिए वो मौका देखकर वहां से तुरंत ही भागने का ट्राई करती है। कई देर तक आगे बढ़ते रहने के
बावजूद भी जब वो थक गई तो जैसे वो पीछे मुड़ती है वहाँ हैरी खड़ा था। इतना तेज वो कैसे भाग कर आया उसे समझता नहीं। हैरी लगातार हंसने लगा कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मुझसे दूर नहीं जा सकती, और अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ चलो जहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ। रुथ यहाँ पर एकदम से बेबस हो चुकी थी और वो बिल्कुल भी नहीं जानती कि इससे कैसे बचा जाए। असली वाला हैरी मर चुका था और ये कोई अलग ही सिविलाइजेशन है जो कि उसकी बॉडी को यूज कर रही है उसके खिलाफ। अब हैरी के अंदर जो होस्ट होता है वो उसे लेकर एक बीच के किनारे चला गया। वो दरअसल रुथ को कुछ दिखाना चाहता था जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। इससे पहले वो अपनी फीलिंग जाहिर करता है रुथ के सामने। वो एलियन सिविलाइजेशन कहने लगा कि इससे पहले वो कई सारी जीव जंतुओं के बॉडी में गया है, लेकिन इंसान के बॉडी में जाने पर उसे पता चला कि इमोशन, दुख, दर्द आखिरकार क्या होता है। ये सब एक अलग ही एक्सपीरियंस था उसके लिए। तो अब वो एलियन सिविलाइजेशन यही चाहता है कि वो इंसान के बॉडी में रहे और अपनी जीवन यापन करे। रुथ भी एकदम से चौंक गई थी क्योंकि वो जो भी बातें कर रहा था सारी चीजें उसने हैरी के साथ डिस्कस की होती हैं। वो किस तरीके से सोचता है और उन दोनों को सबसे ज्यादा क्या पसंद था ये तक भी वो दूसरा वाला हैरी बता दे पा रहा था। यानी उस एलियन सिविलाइजेशन ने सच में हैरी की सारी यादों को अपने अंदर समा लिया। अब देखते ही देखते पीछे की तरफ एक बहुत ही बड़ी सी स्पेसशिप आ जाती है। ये वही स्पेसशिप थी जिसमें से एलियन सिविलाइजेशन इस पृथ्वी पर आया था, और अब वो एलियन चाहता है कि रुथ भी उसके साथ उसके प्लेनेट पर चले जहां वो अपनी जिंदगी आराम से गुजारेंगे। उसे ये बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी जो कभी भी वो छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन उस एलियन ने सच्चाई बताई कि कुछ समय में मेरे कई सारे साथी यहाँ पर आ जाएंगे। वो इसी तरीके से इंसानी सभ्यता पर हमला करके उन्हें कंट्रोल करेंगे। यानी एक तरीके से इंसानी सभ्यता यहाँ पर विलुप्त होने वाली है। हम सब अपने अपने होस्ट चूज करके अपने प्लेनेट पर वापस लौट जाएंगे। तो रुथ के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वो उसके साथ चले। एटलीस्ट वो खुद के बॉडी में किसी होस्ट को इंटर होने से रोक सकती है। रुथ के पास लग रहा था कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसने जब दूसरी तरफ मुड़ी तो पास में ही समुद्र था और कई सारी शार्क्स मौजूद थी। रुथ को तुरंत ही एक आइडिया आता है और उसने मौका मिलते ही एक चाकू निकाला और हैरी के बॉडी पर मार दिया। हैरी को इससे ज्यादा चोट तो नहीं लगती लेकिन ब्लीडिंग होने लगी थी। रुथ तुरंत ही किनारे पर भाग जाती है पानी के अंदर क्योंकि वो एक अच्छी सर्फर थी और उसे पानी में तैरना अच्छी तरीके से आता था। हैरी के अंदर जो होस्ट मौजूद है वो भी अब रुथ को पकड़ने के लिए पानी में चला गया। अब उसे चोट लगी थी, यानी पानी के अंदर कई सारा ब्लड फैल चुका होता है। हमें पता है कि शार्क बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं खून के प्रति, तो वो तुरंत ही हैरी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और उस पर हमला कर देती हैं। रुथ ये चीजें देख रही थी और वो तुरंत ही बाहर निकल गई। उसे लग रहा था कि ये सारी शार्क हैरी को काट कर मार देंगी जिससे वो बच जाएगा। रुथ जल्द से जल्द फॉरेस्ट के अंदर भागने लगी बिना ये जाने कि हैरी को कुछ नहीं हुआ है। उसके बॉडी पर कई सारे डैमेजेस हुए थे लेकिन फिर भी वो चल फिर पा रहा था। वो सीधा बढ़ चलता है रुथ के पास और लगता है कि इस बार वो उसे मार ही देगा। रुथ तो सीधा भागते हुए उसी कैंप साइट पर पहुंच गई थी जो उन दो बूढ़े कपल्स का था। उस जगह पर दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और सारे खाने बिखरे हुए होते। रुथ ने वहां से कुछ रिसोर्सेज जमा किए ताकि वो यहाँ से ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ सके, पर अचानक पीछे से फिर से कुछ आवाज आई। ठीक रुथ के बैक साइड में वही टेंटिकल वाला एलियन होता है जो शुरुआत में दिखा था। यानी उसने तुरंत ही रुथ के ऊपर अटैक किया और उसे बेहोश कर दिया। हैरी भी उस जगह पर पहुंच चुका था। जिस तरीके से वो एलियन हैरी को कंट्रोल कर रहा था वो भी उस जगह पहुंच जाता है किसी भी हालत में। थोड़ी देर बाद जब रुथ ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने आप को उस गुफा में पा रही थी। पूरी बॉडी उसकी ब्लैक सब्सटेंस में कवर होती है और सेम वैसा ही शायद अब रुथ के साथ भी होगा। वो एलियन हैरी के अंदर मौजूद था लेकिन उसके हाथ से जो टेंटिकल निकले होते हैं वो रुथ की बॉडी से कनेक्टेड थे। यानी अब ये बात साफ थी कि वो एलियन हैरी की बॉडी में से रुथ की बॉडी में जाना चाहता है। जिस तरीके से हैरी की बॉडी में चाह है कि वो रुथ को पा ले, वैसे ही इमोशन उस एलियन को भी मिल गए। यानी अब वो रुथ की बॉडी में पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा। रुथ ये सब देख पा रही थी पर वो कुछ कर नहीं सकती। थोड़ी देर तक ये सारा प्रोसेस चलता रहा और हमें अगले मोमेंट में सामने की तरफ रुथ की डुप्लीकेट दिखाई जाती है। यानी उस अनजान एलियन ने हैरी के बाद रुथ का रूप ले लिया है और अब वो रुथ के सारी इमोशन भी अपने बॉडी में ट्रांसफर कर चुका है। उस एलियन को अब रुथ की कुछ जरूरत नहीं, यानी अब वो उसे मार देगा। जैसे ही अपने हाथ से नुकीला नाखून लेकर वो उसकी तरफ बढ़ता है तब तक रुथ ने एक प्लान बना कर रखा था। उसे इतना समझ गया कि ये एलियन उसके इमोशन और सारी चीजों को अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लिया है। तो रुथ को जिस तरीके से एंजाइटी डिसीज है वैसे ही उस एलियन को भी होगी। इसीलिए अब रुथ उस चीज को ट्रिगर करने लगी जिससे उसे बहुत ही ज्यादा एंजाइटी होती है। ऐसा करने पर वो एलियन वाली रुथ तड़पने लगी थी। एंजाइटी के कारण वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती और अब तो यहाँ पिल्स भी नहीं है। कैसे भी करके रियल वाली रुथ अपने आप को आजाद करती है उस सब्सटेंस में से और पास जाकर उस डुप्लीकेट का सर ही फोड़ देती है। अपने डुप्लीकेट को खत्म करने के बाद वो वापस अपनी कार में आई और वहां से दूर जाने का
डिसाइड करती है। पर तभी वहाँ रेडियो बजने लगा जिस पर कोई और नहीं बल्कि वो एलियन था। एलियन ने साफ कह दिया कि तुम चाहे जहाँ भी चली जाओ मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। लेकिन रुथ इस समय समझ चुकी थी कि उसे इस एलियन से लड़ना ही होगा, इसीलिए वो सीधा शहर की तरफ निकल पड़ी। लेकिन हमें अंत में कई सारे मीटेरॉइड गिरते हुए दिखाए जाते हैं उसी पहाड़ के ऊपर, जो एक्चुअली में उन सारे एलियंस की प्रजातियां हैं और वो शायद इस तरीके से पृथ्वी पर आ चुकी हैं। हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इस तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।